बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। सबूत मौजूद हैं, भारत अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ रहा है। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, भारत काबुल में अफ़गान तालिबान की पुष्टपनाही कर रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अरब TV को इंटरव्यू। आज की दूसरी स्टोरी हमारी होगी कुरम के इलाके डोगर में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़ खुफिया इत्तला की बुनियाद पर ऑपरेशन में कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान शहीद, 7 खवारिज जहन्नुम वासिल। तीसरी स्टोरी पंजाब की सूरत हाल पर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे में बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र हंगामी इक़दामात का हुक्म दे दिया है। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हसन इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से? अगर हम सूरत हाल देखें कि मुज़ाकरात हुए, फिर नाकाम हुए, उसके बाद अब जो मेज़बानों की दरख्वास्त पर इस्तांबुल में दोबारा रजामंदी हो गई है मुज़ाकरात के हवाले से। दहशत गर्दी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो जब भी हम कड़ियाँ देखते हैं, जो सिग्नल इशारे मिलते हैं पाकिस्तान में जब भी हुई हैं, तो वो अफ़गानिस्तान से उसके कनेक्शंस नज़र आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें उमर, आपने इब्तदाइये में जिस नुक्ते का जिक्र किया है, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर उस हवाले से एक यकसुई है, एक संजीदगी है। आपने मुज़ाकरात के ऑप्शन की बात की है, जिनसे मुज़ाकरात की बात हो रही है, ये आज की बात नहीं, 4 साल से उनसे सैकड़ों मरतबा मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के अदारों ने वहाँ जाके उनको सारे शवाहद पेश किए। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि नुक्ता क्या है जहाँ पर ये अटके हुए हैं। देखें, जब वो ये कहते थे कि उन्हें सब कुछ शवाहद दिए जाते थे, तो वो वहाँ पर ये कहते थे कि चूँकि दोहा माहदे में उसमें इन्होंने दस्तखत किए हुए हैं कि हमारी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान समेत किसी भी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़। और अब जो वहाँ पर ये मामला अटका हुआ है, मेरी ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब से बात हुई थी इस हवाले से, और ये बात तो दुरुस्त है। देखिए, मैं भी जो समझ रहा था उन्होंने 100% उसकी तईद की है। वो तहरीरी तौर पे लिख के देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि उनकी अपनी रिट नहीं है, उनके दरमियान ख़ुद तफरीक मौजूद है जो अफ़गान इंतज़ामिया। ये सारा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? देखें, ये 11 अक्टूबर से सिलसिला शुरू हुआ। 11 अक्टूबर को मुल्ला मुत्तकी कहाँ थे कि जब वो भारत के विज़िट पे गए हैं, और भारत की आशीर्वाद। और भारत का मसला क्या है? भारत का मसला ये है कि जो उनके साथ 10 मई को हुआ है, मेरा ख्याल साल लगेंगे उन्हें उसके नफ्सियाती कैफियत से बाहर आने में। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान दफाई एतबार से नाकाबिल तस्खीर है और पाकिस्तान का एक ज़ुम्मेदाराना तर्ज़ अमल है। देखिए, मैंने शायद लास्ट वीक भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें बताया कि मुझे शर्मुल शेख में अमीर कतर ने बुला के साइड पे कहा कि पाकिस्तान तो टेक ऑफ करने की पोजीशन में है, पाकिस्तान के जो टारगेट्स हैं वो मुआशी हैं। बिल्कुल, ये एक नई सूरत हाल में आपको उलझाया जा रहा है। उन्होंने बराह रास्त तो इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन कहने का मकसद यही था कि आपको उलझाया जा रहा है, तो आप बैठें और हम कोशिश करेंगे कि इस मसले को निपटाया जाए। और फिर आप देखें कि सऊदी अरब बज़ाहिर नहीं है, लेकिन सऊदी अरब की 100% आशीर्वाद कतर के साथ है, तुर्किया है, और ये वो मुल्क हैं जिनका पाकिस्तान ने हमेशा एहतराम किया है। आपको याद होगा कि कतर पे जब इसराइल का हमला हुआ तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अगले दिन उनके पास गए थे और जाके उन्हें ये बात कही कि हम कोई मशरूत नहीं, हम गैर मशरूत तौर पर आपके साथ हैं, और कतर ये एहसान नहीं भूला। और अब भी जो सूरत हाल वहाँ पर बनी है, नुक्ता क्या है कि जी हम तहरीरन लिख के देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए तैयार नहीं कि वहाँ पर एक नहीं, कई तंजीमों के तरबीती मराकज़ भी मौजूद हैं, वहाँ पर इनकी पनाहगाहें भी मौजूद हैं। और सबसे ख़तरनाक बात जो नज़र आ रही है इस पे, जिस तरह वहाँ पर मोदी साहब का प्रॉब्लम बन गया ना कि मोदी साहब का सियासी मुस्तकबिल जो है उसके आगे बड़ा सवालिया निशान लगा है। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि त्यारे गिरे, जो बाहर का इलेक्शन जीतने के लिए उसने पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने की बात हुई थी, वो सब कुछ उनके गले पड़ चुका हुआ है। और अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ इसलिए नहीं ले रहे कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने आपके साथ किया क्या है। आप तो हमें कहते थे कि पाकिस्तान पे मैं चढ़ दौड़ूंगा, पाकिस्तान पे अपना तसल्लुत कायम कर लूँगा, पाकिस्तान को टारगेट करेंगे। तो वहाँ पर जिस तरह वो
फंसे हुए हैं। इस तरह अफ़गानिस्तान महाज पर तालिबान का मुस्तकबिल भी अब गैर यकीनी है। आप देखें कि 3 बातें नुकात इम्पोर्टेंट थे दोहा में। नंबर 1 के कोई हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी में अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो दूसरा ये था कि ख़वातीन का एहतराम होगा, ख़वातीन की तालीम होगी। तीसरा ये था कि आप एक अबूरी हुकूमत हैं, वहाँ पर आप नुमाइंदा हुकूमत के क़याम की कोशिश करेंगे। क्या वो तीनों नुकात पर पूरा उतरे? नहीं उतरे। लेकिन मैं समझता हूँ आज फिर पाकिस्तान ने एक जुम्मेदाराना तर्ज़-ए-अमल अख्तियार किया जब वो अपनी ज़िद और हठधर्मी छोड़ने के लिए तैयार रही। पाकिस्तान ने फिर अपने दोस्तों को ऑनर किया कि उन्होंने कहा कि आप ना जाएं और हम बैठ के सूरत हाल से निकालने की कोशिश करते हैं। अभी तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने निविश्ता दीवार नहीं पढ़ा। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर अपने से 6 गुना बड़ी ताकत जो अपने आप को इस खित्ते का बड़ा मोतबर समझता है, पाकिस्तान ने शब खून नहीं मारा। शब खून उनकी तारीफ और रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने दिन दिहाड़े किया जो कुछ, और दुनिया को दिखाया कि हम इन्हें दिन के अंदर तारे दिखाने की सलाहियत भी रखते हैं, हम इनको धूल भी चटाएंगे और इसके बाद ये दोबारा जारियत नहीं कर सकेंगे। तो पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ साहब ने, अताउल्ला तारर साहब ने और राना सनाउल्लाह खान साहब ने बड़े तरीके से उन्हें ये बावर करवा दिया है कि आप पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट ना करें। आपकी पनाहगाहें भी हमारे रेडार पे हैं और जो कुछ आप वहाँ पर करते रहें। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, ये जब्बार साहब की तो खासी इसमें कि ये इससे पहले जब अशरफ गनी की हामिद करज़ई की हुकूमत थी ना, तो वहाँ पर तरबीती मराकज़ थे NDS के और राह के, ये बाकायदा वहाँ पर ट्रेनिंग देते थे। तालिबान आने के बाद हम तो ये समझे कि पाकिस्तान दोस्त हुकूमत बनेगी, वहाँ से कोई ठंडी हवा का झोंका आएगा। उनकी निस्बत ये तो उन्हीं का तो सलसल था, ये तो उनसे ज़्यादा हुए हैं। तो इसका मतलब ये एक खुबसे बातन जो है उनके ज़हनों में मौजूद है। और वो जो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान यही चाहता है कि मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन अंदाज के अंदर मसाइल का हल हो, और अगर वो इस पर नहीं आते तो फिर पाकिस्तान अपना आप दिखाए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो फिर राना सनाउल्लाह खान साहब का एक बयान बड़ा अहम है कि अफगानिस्तान की तसल्ली एक बार हो चुकी है, 1-2 बार फिर हुई तो इनको मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो जाएंगे। उमर भाई देखें, ये जो अफ़गानिस्तान वाले हैं ना, इनको एक्चुअली वहम हुआ है। जैसे हिंदुस्तान को भी वहम था, उनका हमने दूर कर दिया, इनका भी हो जाएगा। इनको दरअसल वहम हुआ हो कि शायद ये कहते हैं कि जी कि हम शायद यहाँ पे ना बड़ी बड़ी ताकतों के और एम्पायर्स का कब्रिस्तान है अफगानिस्तान, यही कहते हैं ना। हकीकत ये है कि अफगानिस्तान जो है वो दुनिया से किए हुए मुआहिदों का कब्रिस्तान है। सही, आप देख लें, कोई मुआहिदा इन्होंने आज तक ऑनर ही नहीं किया। अभी सलमान साहब ने जिक्र किया था जी कि इस बात अटका कहाँ हुआ है मामला। और बात यह है कि ये अगर यहाँ तक इन मुआहिदों की नौबत ही ना आती, पाकिस्तान के साथ जंग की नौबत ना आती, सीज़ फायर की नौबत ना आती, इस्तांबुल मुज़ाकरात की नौबत ना आती, अगर इन्होंने दोहा का पहला वाला मुआहिदा जो अमेरिका के साथ किया था उसको ऑनर किया होता। तीनों नुकात सलमान साहब ने गिनवाए हैं, एक पे भी अमल दरामद नहीं किया। और वाकई हमने उस वक्त यहाँ पे कह रहे थे कि शायद ये गुलामी की जंजीरें तोड़ डाली इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही जंजीरें उठा के पाकिस्तान की तरफ फेंकनी शुरू कर दी। मतलब देखें, जो काम इन्होंने नहीं करना था, अब इन्होंने अफगानिस्तान ने अपनी सरपरस्ती में TTP को वहाँ पर बटालियन हेडक्वार्टर्स में इनके लॉन्चिंग पैड बनवाए, वहाँ से करके पाकिस्तान के साथ मुसलसल दहशतगर्दी की जो एक कह लें कि एक सिस्टमेटिक चीज़ों था, उसको उन्होंने पाकिस्तान की तरफ धकेले रखा। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो जो हम यानी जहाँ पे जो सोच रहे थे कि शायद अशरफ गनी और करज़ई वाला मामला जो है वो उससे जान छूट के और अब ये हिंदुस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी तालिबान, लेकिन उन्होंने उस दिन से ही, पहले दिन से ही हिंदुस्तान ने ऊपर से हमें कहा कि हमारा बहुत नुकसान हो गया, वहाँ पे रजीम चेंज हो गया, तालिबान ऐसे हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने वही कनेक्शन दोबारा बहाल किए और वो जो मैकेनिज्म उनके पास था। अब देखें ना, एक विजिट हुआ है, एक तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हम यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े शुरू कर दिए, हमले हुए पाकिस्तान के ऊपर, और साथ ही एक विजिट के फुल जो टेक्निकल मिशन था हिंदुस्तान का, उसने उनको बढ़ा के फुल फ्लैज एम्बेसी का दर्जा दे दिया। और मैं आपको एक और खबर दे दूँ, ये एम्बेसी नहीं रहेगी, ये वो बिल्कुल पूरा वो ब्लूप्रिंट सब दोबारा यहाँ पे लागू होगा। जितने पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ जितने कौंसल खाने हिंदुस्तान के पहले मौजूद थे, अब ये देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों में वो दोबारा सारे उसी तरह वो कौंसल खाने दोबारा फ़ाल होंगे। सलमान साहब ने इशारा किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान ने पिछले पूरे 20 साल नेटो के दौर में अफगानिस्तान की पूरी सोसाइटी को सिर्फ एक काम किया कि पाकिस्तान की मुखालफत में उनको खड़ा कर दिया। और ये लोग जो हैं वापस पलट नहीं सके। लेकिन बात यह है कि ये आज पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि दोबारा इस्तांबुल के मुज़ाकरात को रिवाइव किया है,
लेकिन ये बात है कि बात वही राना सनाउल्लाह साहब की ही मुझे लगता है। मुझे भी अब अगर अभी हम बात करें तो लेकिन हसन इफ्तिखार का भी तज्जिया ले लेते कि रवायती जंग में अफगानिस्तान का पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं, ये कहना है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब का। तो बात तो ये हकीकत है हसन। उमर साहब वो रवायती जंग में तो वो यकीन रखते भी नहीं है ना, वो तो कोई गुरिल्ला वॉरफेयर टाइप की चीज़ और वॉर ऑफ एट्रिएशन के यहाँ पे दूसरे बंदे के जो है वो कितनी देर तक लॉसेस बर्दाश्त कर सकता है। दहशतगर्दी करवाने, दहशतगर्दी बेसिकली स्लीपर सेल्स। अब देखें ना, ये सारी जो गुफ्तगू हो रही है, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो पाकिस्तानी रियासत को बॉर्डर से ज़्यादा इतना खतरा नहीं है जितना इस बात से खतरा है कि यहाँ पे जो स्लीपर सेल्स होंगे, अगर ये उनको एक्टिवेट कर देंगे तो हमारे जो लॉसेस हैं या हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लॉसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अब तालिबान का मसला ये है कि वो खुद तो उनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, अपने अफगानिस्तान के अंदर भी उनके पास कोई राइट तो नहीं है ना उन लोगों को रूल करने का। अब वो उस लेजिटिमेसी की जो लैक है उसको हमारे साथ लड़ाई करके पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ अगर वो कोई मुआहदा कर लेते हैं जिसके तहत वो जो पाकिस्तानी तालिबान है उनको वो हमारे हवाले कर दें या इस किस्म का कोई काम करें, तो उनकी अपनी जो भी उनका वोट बैंक तो खैर है नहीं है, जो भी उनका पावर सेंटर है उससे ताकत उनकी कम हो जाती है। आधा अफगानिस्तान पहले उनके खिलाफ है, अगर वो अपने तालिबान साथियों का साथ भी नहीं दे सकते तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है तालिबानाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान का वो कामयाब ही नहीं होगा। और वो तो चाहते हैं ना कि वो एक्सपोर्ट करें बारहा, वो जो गुफ्तगू वहाँ से हमें इस्तांबुल से भी आ रही है वो ये चाहते हैं कि या तो हम ये कर लें कि हम उनको वापस ले लें और फिर हम अपने तालिबान के साथ भी कोई मुज़ाकरात करें जिनके लिए वो गारंटर बनना चाहते हैं, जिनकी बात पे हमें एतबार ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में वो मैं भी बात एग्री करता हूँ कि ये बात तरीका का लड़ाई झगड़े पे खत्म होगी। एक दफ़ा इनको समझाना पड़ेगा, और एक दफ़ा तो समझा चुके हैं, दो अब तो राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह कह रहे हैं कि दो दफ़ा होगा, लेकिन दो तीन दफ़ा उन्होंने दूसरी स्टोरी पे आते हैं। कुरम के इलाके डोगर में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के खिलाफ खुफिया इत्तला की बुनियाद पर जो ऑपरेशन हुआ उसमें कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान शहीद हुए, लेकिन 7 खवारिज जो हैं वो जहनुम वासिल हुए। देखिए उमर, मैंने अभी जब आपने प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक यकसुई है, एक संजीदगी है दहशतगर्दी के हवाले से, दहशतगर्दी के सद्देबाज़ के हवाले से। बहुत है, मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा, शोहदा की कुर्बानियां सर। आपने कैप्टन नुमान, ये हमारे हीरो हैं, हमारे मान है, हमारे हीरो हैं। और बात यह कि पाकिस्तान की फ़ौज ने एक शहादतों की तारीख़ रकम की है। देखिए 22 अप्रैल से पहले का पाकिस्तान, 10 मई के बाद वाला पाकिस्तान, आज पाकिस्तान के सिपह सलार को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग उन करते हैं, इसलिए उन करते हैं कि जब वो देखते हैं कि हमारे नौजवान और हमारे अफसर, मैं आपको एक रिकॉर्ड की बात बताऊँ, आप दुनिया की सारी अस्करी और सियासी तारीख़ उठा के देख लें, ये पाकिस्तान के अंदर एक नया ट्रेंड आया है और ये बड़ा पॉजिटिव है हमारी फ़ौज के हवाले से। देखें, ये अफसर और जवान मिल के कुर्बानियाँ दे रहे हैं। माजी में जवान होते थे, ये रेशो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और उमर 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जब पता चला है अफसर को कि जवान हिट हुए हैं, तो मुझे याद है लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर वो वहाँ पर पहुँचे अपने जवानों के, और फिर आप देखें कि वो भी वहाँ पर शहीद हो गए। ये हर जवान के साथ जब अफसर भी कुर्बानी देता है तो ये एक जज्बा है, एक वलवला, एक तहरीक की अलामत होती है। और ये जंग हमने जीती है, ये आखिरी फ़ेज़ है, ये आखिरी फ़ेज़ है। बात है कि जब हम ये दहशतगर्दी की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, जब पाकिस्तान अमन की बात करता है या मुज़ाकरात की बात करता है, मैं ये मिसाल हमेशा से हिंदुस्तान के हवाले से देता हूँ कि अमन की बात और मुज़ाकरात की बात हमेशा वो करता है जिसका कोई सियासी केस होता है, जो चाहता है कि इनके नतीजे में एक इस्तेहकाम आएगा, अमन कायम होगा। आपको पता है कि हमारी रियासत की पॉलिसी थी कि अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ मुंसलिक है। पाकिस्तान की कुर्बानियों की एक पूरी तारीख़ है। ये जिस बात पे मान करते हैं कि जी वो बड़ी बड़ी फोर्सेस, भाई पाकिस्तान का बुनियादी किरदार था, रशिया तो आके आप पे हावी हो गया था। अगर पाकिस्तान उसका किरदार ना अदा था, हम समझते हैं हमने अपने मुफाद में किया कि ये गर्म पानियों तक जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए भी ख़तरात होंगे। मेरा ख्याल है कि ये एहसान फरामोशी की एक तारीख़ रकम कर रहे हैं, और जो हिंदुस्तान जिसकी ये आड़ ले रहे हैं, जो इनके पीछे इनको थपकी दे रहा है, मैं नहीं कहता, अजीत देवल कहता है कि ये किराए के कातिल हैं सारे, ये तालिबान के बारे में इनके बयानात उठा के देख लें। तो बात यह कि अगर पाकिस्तान के बुग़्ज़ में वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं तो इनका अंजाम मुझे अभी से नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि इस्तांबुल मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, और किसी भी इशू पर ये जो मुज़ाकराती अमल है इसकी नतीजा खेज़ी उस खित्ते में इस्तेहकाम के वजह से अहम होती है। और फिर जो आपने बात कही है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने जो आलमी जंग है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो जीत के दिखाई है। दुनिया के तमाम ममालिक ने रिकॉर्ड पे मौजूद है कि वो उस जंग जीतने पे पाकिस्तान की फोर्सेस को सराहा था, पाकिस्तान के किरदार को सराहा था। यहाँ पर इसलिए मुश्किल आ रही है
कि जब इस तरह की सूरत हाल में भाई जिन्हें हमने वहाँ पर लाकर उनको हुकूमत दिलवाई, पाकिस्तान ने तो इसलिए किया था कि पाकिस्तान सी पैक का एक बेहतर मुस्तकबिल था। इस खिते के अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार सामने आ रहा है। सी पैक आपके दुश्मन को हजम नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा कि माजी के अंदर ये इनकी मईशत भी डामाडोल थी, ये एटमी ताकत बन गए, फिर अगर इनको ना उलझाया गया तो ये फिर एक बड़ी मुआशी ताकत बनेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान ने बैरूनी महाज पर, सफारती महाज पर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है। जिस तरह उस वक़्त जब 22 अप्रैल के बाद जो सूरत हाल बनी थी, पाकिस्तान ने कहा था कि हम इसकी तहकीकात में तावन के लिए तैयार हैं और दुनिया आपके साथ खड़ी हुई थी। आज आप देख लें कि दुनिया का सबसे मजबूत शख्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान के सिपह सालार को सराहता नजर आ रहा है। क्यों सराहता नजर आ रहा है? इसलिए कि उनका एटीट्यूड जमहूरी था, सियासी था और उन्होंने एक ऐसा तर्ज अमल इख्तियार किया जो दुनिया को भाया। बिल्कुल ठीक है जब्बार चौधरी साहब, आपका कमेंट इस पर चाहिए होगा बात, लेकिन हम यहाँ पर से भी करेंगे कि अमरीकी सदर जिस तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं फील्ड मार्शल हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, ये भी जाहिर करता है कि पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। उमर साहब देखें, ये जो अफ़गानिस्तान तालिबान, चाहे वो मैं दोनों के, ये अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान जो TTP है, दोनों ये एक ही तरह की तकरीबन ये एक ही चीज़ है। ये खामखा इनमें जनाब डिवीज़न कोई क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। बेतबारे लोग हैं, ठीक है। एक तरफ ये देखें ना, ये हमेशा दुनिया में होता है, कोई कानून होता है, कोई बंदा कोई असूल होते हैं बंदे के, कि एक तरफ आप सीज़ फायर करके बैठे मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात पे टेबल पे बैठे हुए हैं और साथ पीछे अपनी जो प्रॉक्सी का धंधा है, वो जो लोगों को पाकिस्तान में दाखिल करना, यहाँ पे जाके दहशतगर्दी कराना, वो नहीं रोक रहा। तो अब किस पे एतबार करेंगे? क्या कौन सी दुनिया की ताकत है जो इनकी गारंटी देगी कि जनाब ये आइंदा ये बाज आएंगे? जबकि टेबल पे बैठे हुए, जबकि मुज़ाकरात की टेबल के बैठे हुए भी ये लोग जो हैं, हमारी जो फ़ौज है वो शहादतें दे रही है, जवान शहादतें दे रहे हैं, बिल्कुल ऑफिसर शहादतें दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक जिक्र करूँगा कि सलमान साहब ने भी पहले कहा कि पूरी कौम यकसू है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस वक्त जो है थोड़ा सा जो डिस्ट्रैक्टर मुझे नज़र आ रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा से नज़र आ रहा है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से नज़र आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 1 पॉइंट एजेंडे पर रखा कि सहूलतकारी जो है वो बंद कर दी जाए। ये जो दहशतगर्दी होती है, चाहे कुरम में हो, शुमाली वज़ीरिस्तान में हो, जहाँ से भी होती, देखें ये जो सहूलतकारी ग्राउंड के ऊपर है ना, इसको नकेल डालने की ज़रूरत सबसे पहले, दहशतगर्दों से पहले इन सहूलतकारों को जो है ना उनसे कोई मामला ख़त्म करना चाहिए। जब तक सहूलतकारी रहेगी, अभी अपना हसन ने भी जिक्र किया कि स्लीपर सेल एक्टिव हो जाएंगे, तो भी स्लीपर सेल कहाँ से, वो भी तो सहूलतकारों के बगैर कैसे स्लीपर सेल यहाँ बन सकते हैं? इसका मतलब है कि वो यहाँ पर लोगों को उन्होंने ग्राउंड पे भी तो चीज़ों को रखा हुआ है ना। तो ये चीज़ें हैं दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए यहाँ की सहूलतकारी, और ख़ास तौर के ऊपर मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो बाकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस, बाकी मामलात में जिस तरह मर्जी डील करें, आप अपने सियासत भी करें, लेकिन ये दहशतगर्दी वाले मामले के ऊपर, कोलेटरल डैमेज के नाम के ऊपर कभी किस तरह की बेसरूपा बातें करना, ये बंद करें और सिर्फ 1 पर एजेंडा दहशतगर्दी। देखें, दहशतगर्दी पाकिस्तान को खा रही, सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा को खा रही, वहाँ की इकॉनमी बर्बाद हो रही, लोग बर्बाद हो रहे हैं, खुशहाली नहीं आ रही, तरक्की के रास्ते में रुकावट है, हमारी जवान शहीद हो रहे हैं, 80-90 हज़ार शहादतें होंगी, और क्या चाहिए यार? सही, बिल्कुल। और देखिए हसन, अगर देखें फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो पुरअज़म है, उस जज्बे को भी सलाम है। नहीं, बिल्कुल उस जज्बे को सलाम है। वो आखिरकार कुर्बानियाँ भी तो वही दे रहे हैं। आपने खुद ही बताया कैप्टन साहब आज हुए हैं, उससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे। मैं ये जो जब्बार साहब बात कर रहे हैं ना, इस पर थोड़ा सा करना चाहूँगा। अगर सारी हमारी जो थ्रस्ट है, वो जो सारी लड़ाई झगड़ा है, वो होना ही खैबर पख्तूनख्वा में है, और वहाँ की अगर सूबाई हुकूमत इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बातें करेगी, एक नेशनल कॉज है इस वक्त, इसमें कोई सियासी बात नहीं है। अगर तालिबान पाकिस्तान में आ जाएंगे तो आगे जेल में बैठे हुए शख्स को निकाल के वज़ीर आज़म तो नहीं बना देंगे, वो तो कोई अपना कोई सिस्टम ले आएंगे। तो ये इस किस्म की उनको सपोर्ट करना और देना और ये सारी गुफ्तगू करना बहुत अजीबो गरीब बात है। सारी की सारी जो कुर्बानियाँ हैं फोर्सेस की, और वो सारा उसको नेगेट कर देता है ना। आप और मैं यहाँ बैठ के हम ये सारी बातें बता रहे हैं लोगों को कि लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, साथ ही वहाँ से वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है जी कि नहीं ऐसा नहीं है, और वो एक चीफ मिनिस्टर है सूबे का, या वो एक मिनिस्टर्स हैं किसी सूबे के, सरकारी मशीनरी का वो पार्ट हैं, वो इस किस्म की जब गुफ्तगू करते हैं ना, तो वो ठीक नहीं लगता। मतलब वो मैसेजिंग जो है वो ठीक नहीं जाती। इवन तो वो शायद अगर रियासत फैसला कर लेगी कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा। ये मतलब दे कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ अ रियासती ऑपरेशन जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ अगर शुरू होगा, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ ये मडी कर सकते हैं बॉर्डर्स को, जो वो करने की कोशिश मुसलसल करते रहते हैं, नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और सलमान गनी साहब, कोयटा के और जो दीगर इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में फितनातुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक हुए। देखिए बात ये कि उमर, ये सिलसिला बड़ी देर से चल रहा है
और मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ये आखिरी फेज़ है। देखिए बात ये कि जहाँ पर आप हमारे अफसरों और जवानों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर उनके हमने रोज़मर्रा बुनियाद पर जो दर्जनों की तादाद में जो दहशतगर्द हैं वो अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। अभी जो पख्तूनख्वा का जिक्र किया गया है, मेरा ख्याल पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी करनी चाहिए। पिछले दिनों मैं उन्हें देख रहा था कि एक तरफ वो ये कह रहे थे कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में हम अपनी फोर्सेस के पीछे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुतासर कोई सूबा हुआ है वो पख्तूनख्वा हुआ है। पश्तून देखें ना, पश्तून पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं और वहाँ पर दहशतगर्दी ने क्यों पनपने दिया? आपको जब करोड़ अरबों रुपए दीगर सूबों ने दिए, वफाक ने दिए, आपने वहाँ पर CTD क्यों कायम नहीं की? आपने दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए मौसर इक़दाम क्यों नहीं किए? आज अगर पंजाब पुरअमन है तो माजी के अंदर पंजाब ने तखरीबकारी दहशतगर्दी का मौसर सद्देबाब करने के लिए अपनी फोर्सेस को जदीद तकाज़ों से मांग किया, उनकी तरबियत की है कि आज अगर हम लोग और सर इसमें ये भी तो देखें ना सलमान गनी साहब, आप इस पे बात करें 13 साल से मुकम्मल, बल्कि ज़्यादा ही अरसा हो गया कि वहाँ पर जो है वो इक़्तिदार में है। 2013 से अगर हम बात करें 12-13 साल हो गए, तो लेकिन ये आज भी अगर हम बात करें वहाँ को देखिए आप जो बात कर रहे हैं ये होती है ज़िम्मेदारी के एहसास की बात। और अगर जैसे अभी बात की गई है कि कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर बैठकर किसी और के एजेंडे की बात करते हैं, तो वो किसी ने कहा था ना कि तोहमत लगा के वहाँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सितम गुरेज को मर जाना चाहिए कि आप खाते पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की वजह से आप सब कुछ है। मेरा ख्याल के कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी इस तरह का अपने ज़हन में तासर भी ला सकता है कि उसके किसी अमल से दुश्मन को फ़ायदा हो। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अख्तियार किया है। आज अगर भारत अफ़गानिस्तान के पीछे है तो ये अफ़गानिस्तान के साथ भी वही सलूक करवाना चाहता है जो उसके साथ हुआ है कि किसको नहीं पता कि वो मुल्ला मुतकी। और सबसे ख़तरनाक बात ये है, देखें कश्मीर हमारे लिए कोर इशू है, कश्मीर हमारा बड़ा जज्बाती इशू है। और भाई बेवफाई तो आपकी लीडरशिप ने की कि दुनिया की रेजोल्यूशन 18 रेजोल्यूशंस थी जो तस्लीम किया, आप वहाँ पर फंस गए थे और उसके बाद उस रेजोल्यूशन में कश्मीरियों के मुस्तकबिल के हवाले से वो रेजोल्यूशंस पास की गई और वो मुल्ला मुतकी साहब उस पर दस्तखत कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा है। आप ज़रा मकबूजा कश्मीर की तारीख़ उठा के देखें, कश्मीरियों ने भी जो एक शहादतों की तारीख़ रकम की है, कोई एक कश्मीरी भी भारत का तसल्लुत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान के अफसरों और जवानों ने शहादतों की एक तारीख़ रकम की है। और एक बात मैं और ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को 2-3 मौक़ों पर बड़ा जज्बाती देखा है। एक तो गालबन पिंडी के एक अफसर थे, वही जो मैं जिनका इशारा किया है कि वो खुद पहुँचा अपने जवानों के पास, अपने जवान को बचाते हुए उसने शहादत दी। तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ के ख्यालात सुन के मैं खुद पे काबू नहीं रख सका। और यही बात मुझे ख्वाजा आसिफ साहब ने की। उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं हो सकता, ये अफसर और जवान हमारा मान है, ये हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हम इतनी कुर्बानियों के मुतम्मल नहीं हो सकते। और ये मामला इनफ इज़ इनफ। बात यह कि अगर तो वो मुज़ाकरात पे आते हैं, पाकिस्तान चाहता यही है कि पुरअमन आ लो, और अगर वो नहीं आते तो ये मसला कोई नहीं है। वो जो राना साहब का बार बार दे रहे हैं ना, राना साहब चूँकि फैसलाबाद के हैं तो झटके अंदाज में पूरी बात कर जाते हैं, तो काम उनका होना है। बात यह कि दोनों सूरतों में फंस वो रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पाकिस्तान उनसे तंग है? ये आज़रबाईजान, ये ताजिकिस्तान, ये ईरान वो क्यों निकाल रहा है? इसका मतलब आप जहाँ जहाँ जाते हैं आप खराबी पैदा करते हैं। और पाकिस्तान ने 40 साल के अंदर 40 लाख अफगानियों को रखा। और बात है कि आपने हमारे साथ क्या सलूक किया, तो आपको दो समझ के लेके आए थे। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने तो मेहमान नवाजी भी की, हमने जगह भी दी, हमने रखा भी। मैं ज़्यादा मामलात में नहीं जाता, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों के बड़े दिल के वाले लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। हमने साहब से आप ये पूछे कि वो जो कॉल वहाँ से पूछते रहे कि जी अफगानिस्तान से वो कॉल करते थे, फिर वो नहीं बैठते थे, वो कॉल क्या अफगान लीडर से या वहाँ पर कोई और बैठा हुआ है? अच्छा, जब आज से हम इसी के हवाले से बात करें ना, सारी सूरत हाल के हवाले से कि पाकिस्तानियों का दिल भी बढ़ा, हमने पूरी मेहमान नवाजी की, जगह दी, इनको हर तरीके से जो हम कर सकते थे वो किया, क्या उसका सिला ये मिला?
देखिए उमर भाई, अपना बात जो सलमान साहब ने की कि कॉल काबुल से जा रही थी या दिल्ली से आ रही, तो ये बात ज़रा समझ नहीं सकते कि आजकल काबुल और दिल्ली की कॉल जो है ना, वो उनकी जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो एक ही जगह पे है, वो दोनों इकट्ठे ही उसमें। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान ने अपनी, देखो जी, पाकिस्तान ने इनको मेज़बानी दी, पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी बर्बाद की। सबसे पहले पाकिस्तान IMF के चुंगल में फंसा हुआ सिर्फ इस ट्रांजिट ट्रेड की वजह से। आपको पता है जो चीज़ जो है अफगानिस्तान के लिए आती है, वहाँ पर ना वो कस्टम का सिस्टम है ना टैक्स का सिस्टम है, वो वहाँ पर सस्ते दाम हो जाती है और वहाँ से स्मगल होकर पाकिस्तान में आके हमारे गले डाल दी जाती है और डॉलर यहाँ से लेके वो वहाँ चले जाते हैं। पाकिस्तान की सड़कें इसकी वजह से बर्बाद हो रही। उसके बाद पाकिस्तान ने सबसे बड़ा जो नुकसान उठाया उमर, पाकिस्तान की सोसाइटी का जो क्राफ्ट था वो बर्बाद हुआ है इस सारे मामले में। लोगों के आके देखें ना किस तरह, जब एक बिल्कुल दूसरे लोग जो मुल्क में आके जब आपकी सोसाइटी के अंदर जब वो पेनिट्रेट करते हैं, तो ज़ाहिर अपने फुटप्रिंट, अपनी चीज़ें, कल्चर, सारा कुछ साथ लेके चलते हैं। हमारी वो बहुत बुरी तरह हुआ। हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन कम से कम उसका ये सिला कभी हमने नहीं चाहा था कि हमें कम से कम इन कुर्बानियों का, इतनी यानी कि हमारी सारी चीज़ों का, इकॉनमी का, सोसाइटी का, उसके बाद हमें ये सिला मिले, ये हमने कभी नहीं चाहा था। इसलिए इस मसले को, इस इशू को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालिबान जो हैं ये आप देख लें, इनको ज़िम्मेदार रियासत बनना चाहिए दुनिया के लिए, बट दे नहीं बन रहे क्योंकि वॉर इकोनॉमी पे ही बिलीव करते हैं। सबसे बेहतरीन देखो ना, इनकी अगर टेस्ट करना है आपने इनको कि ये कैसे चलेंगे आगे। जब रशिया यहाँ से गया था, उसके बाद तालिबान को हुकूमत मिली, इन्होंने कहा हमारी यानी कि इस्लामी रियासत कायम होगी, और इन्होंने अगले 10 साल अपने ही मुल्क के अंदर शमाली इत्तेहाद के साथ जंग लगा के गुजारे। उनके साथ लड़ते रहे पूरा 10 साल, एक दिन सेटल नहीं हुए। और फिर वहाँ से जो पैगाम आए, कभी बुद्धा के मुजस्समे तोड़ रहे हैं, कभी किसी को कुछ कर रहे हैं, कभी अलकायदा को वहाँ पे पनाह दे रहे हैं। तो इन्होंने जिम्मेदारी उस वक्त भी नहीं दिखाई, इस वजह से दोबारा इनको वहाँ पे जो है वो दोबारा तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। और अब भी देखें, ये जो वॉर लॉर्ड्स हैं, ये जो माहिदे करने वाले और हैं, माहिदे तोड़ने वाले नीचे और हैं, इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, आपस में तल्लुक कोई नहीं है। वो माहिदे करने वाले ऊपर माहिदे कर देते हैं, नीचे तोड़ने वाले और हैं। ये आगे से कहते हैं हमारा कंट्रोल नहीं है। भाई अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर आप कम से कम फिर हमारे साथ मिल जाए ना, फिर हम देख लेते हैं। अगर आपको समझते हैं, आप सिंगल आउट करें, आप आइडेंटिफाई करें कि ये जो लोग हैं इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, फिर देखें पर पाकिस्तान क्या करता है। आप उनको पनाह भी देते हैं और ऊपर से ये भी कहते हैं कि जी हमारा मसला नहीं है। तो ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि आपका मसला नहीं है तो फिर हमारा मसला है, और हम अपने मसले जो है ना वो करना चाहते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अख़वंज़ादा हैबतुल्लाह की हैबत पाकिस्तान की वजह से बनी थी, और अगर वो हैबत पाकिस्तान को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इस मर्ज़ का इलाज पाकिस्तान के पास है। फिर राना सनाउल्लाह साहब की बार-बार स्टेटमेंट हम डिस्कस करें, लेकिन हसन, हम पंजाब की सूरत हाल पे बात कर लेते, खुसूसन लाहौर की स्मोक की जो सूरत हाल है उस पर अगर बात करें तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने स्मोक के पेश नज़र हंगामी इक़दामात का हुक्म दे दिया है। माहौलियाती SOPs की खिलाफ वर्जी पर तामीराती साइट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। लेकिन अहम बात यह कि हम शहरियों को भी अब एहतियाती तदाबीर अपनाना होंगी। बिल्कुल, ये शॉर्ट टर्म इसका कोई हल नहीं है। अब मेरा ख्याल है आज AQI जो है वो कई मशीनें तो जो 500 से ऊपर कर ही नहीं सकती, तो वो वहाँ जाके लाहौर की स्टॉप हो गई हुई हैं। लेकिन सिर्फ ये हमारा मसला नहीं, आज दिल्ली के अंदर भी मैं देख रहा था कि उनके भी जो मीटर्स हैं उनका भी सिमिलर कोई सिचुएशन है। मसला ये है कि जो लाहौर का कम अज़ कम हद तक है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न व्हीकुलर एमिशंस हैं। मरीम नवाज साहबा लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देखें तो हो तो रहा है कि बसेस आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, उनको पुरानी बसेस को रिप्लेस किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, इंडस्ट्री की भी पोल्यूशन में हिस्सा है। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है तकरीबन 35 से 40% के करीब जो स्मॉग है उसके अंदर इसी का है। उसमें बाइक्स का बहुत है, हम वी डू नॉट डिस्कस दैम, फॉर सम रीज़न वो मिस हो जाती हैं। लाहौर शहर के अंदर 1 करोड़ के करीब मोटरसाइकिल है। जिस शहर की आबादी जितनी है उतनी अगर आपको उसके अंदर मोटरसाइकिल होगी, वो इन्हीं शहरों के इसी सड़कों के ऊपर चलती है, यहीं पे इमिट करती है वो अपने फ्यूम्स। उनको मरीम साहिबा जो हैं वो किसी जादुई छड़ी से तो नहीं कर सकती, वो SOP बनवा सकती हैं, उस पर अमल आपने मैंने करना है। अब इसी तरह ही है कि अगर हम खुद इस्तेमाल कम करें, दुनिया भर में जहाँ भी मसाइल हुए वहाँ उन्होंने ऑड और इवन गाड़ियों के नंबर कर दिए कि एक दिन एक गाड़ी चला लें, एक दिन एक गाड़ी मत चलाएं। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं ना, थोड़ी सी आपको उसमें नुकसान भी होगा, आपको मसाइल भी फेस करने पड़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इस माहौल को दुरुस्त करना तो हसन हम सब ने मिलकर ही करना है ना, ये एकदम तो नहीं हो सकता। ठीक नहीं, एकदम तो मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा, और ये ख़राब भी एकदम नहीं हुआ। बिल्कुल, अब ये ओवर 20 ईयर पीरियड अब किरदार हमें ये अदा करना है ना कि हमें कम से कम कोशिश करनी है। जिस तरह व्हीकुलर एमिशंस हैं उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बगैर वजह के गाड़ी ना निकाला करें, मत जाया करें। अब आप देखें, अगर आपने देखो लाहौर के अंदर जो तमाम महंगे स्कूल हैं उनके बाहर सुबह के वक्त 3-3 घंटे की लाइनें लगी रहती हैं गाड़ियों की। क्या वो बच्चे जो हैं किसी बसेस के अंदर, जिस तरह हम लोग स्कूलों में वो स्कूल वैन्स हुआ करती थी उनमें जाया करते थे, क्या उनको वहाँ नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता? ये तो सोचने की बातें हैं। रिक्शाज़ हैं लाहौर के अंदर 1 लाख से ऊपर के करीब है,
वो भी उसको भी इलेक्ट्रिक किया जा सकता है, बाइक्स को ही किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, लेकिन अवाम की उसमें इनपुट। जी सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। इसमें एक तजवीज़ मैंने ये देनी है कि ये ना सिर्फ आपका माहौल आलूदा हो रहा है, इसके असरात आम आदमी की सेहत पे पड़ रहे हैं। और जहाँ तक कि हसन वो ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, तो मेरी एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट होगी पंजाब के पुलिस आईजी से कि आपकी जो थानों की गाड़ियाँ हैं ना, उन थानों की गाड़ियों की सूरत बड़ी अबतर है। और मैं अक्सर देखता हूँ कि चूँकि उनकी मजबूरी है वो गाड़ियाँ चलाना, वो गाड़ियाँ भी धुआं देती नज़र आ रही हैं। अगर तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स की गाड़ियों का ज़रा जायज़ा ले लें कि उनकी वजह से आलूदगी तो नहीं बढ़ रही, तो इसका खासी हद तक सद्भाव होगा। मैं समझता हूँ मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बड़ा बर वक्त इकदाम शुरू किए थे, और आज पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो ऐलानात किए हैं, ये उनकी संजीदगी का मज़हर है। बिल्कुल ठीक है। और जवाब चौधरी साहब, हमने देखा स्मोक गन्स आ गई, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भी इंसानी वसाइल थे या इकदाम किए जा सकते थे, तो वो हमने देखा कि उन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ किए। अवेयरनेस जो है वो उसके हवाले से भी कोशिश करी है। स्मोक गन्स आ गई, लेकिन अब इसको अगर कंट्रोल करना है तो सबको ही अपना किरदार अदा करना है। बिल्कुल उमर, सबको किरदार अदा करना है। और दूसरी बात यह है कि स्मोक जो है वो नज़र हमें ये नवंबर में आता है इस वक्त देखिए, लेकिन ये सारा साल बनता रहता है। गला खराब या बिल्कुल फ्लू, इस तरह के इश्यूज हैं इस वक्त। इसको हमें जो है ना, ये सिर्फ नवंबर दिसंबर, इसको सिर्फ स्मोक को सिर्फ इनके यहाँ तक सिर्फ नहीं सोचना चाहिए। इस पे अमल दरामद पूरा साल जारी रहने चाहिए, इसी तरह विगुरसली, जैसे यानी कि अभी इस वक्त हम लोग सेंसिटिव हुए हुए हैं, इसको पूरे साल के साथ जो है ना इसको डील करना पड़ेगा हमें। और साथ फिर जैसा अपना हसन ने भी कहा कि गाड़ियों के हवाले से हमें जो है, और ख़ास तौर पे बिल्कुल उन्होंने सही निशानदेही की कि जो सुबह के स्कूल के बच्चों के लगने की और छुट्टी का टाइम है, उस वक्त बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो सड़कों के ऊपर आती हैं। इनके लिए कोई जैसे कोई फार्मूला अपनाना चाहिए, जैसे कि मिडिल ईस्ट में है, वहाँ पर जो है वो हर स्कूल के लिए गाड़ी, हर स्कूल के लिए गाड़ी, हर स्कूल। दूसरा इसमें जवाब चॉइस, हम ऑरेंज लाइन का जिक्र करना भी ज़रूरी है। मेट्रो बस है, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। अब लाहौर के अंदर तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर हम देखें तो बड़ा बेहतरीन है। लाहौर की आप ऑरेंज लाइन में अगर सफ़र करें, हमारी आते नहीं ना, लंदन में हमारी आते अपनी गाड़ी को सफ़र किया हो तो वो उस तरह के ही एटमॉस्फेयर। हमें अपनी आदत को भी थोड़ा सा मेंट करना पड़ेगा हमें। सारे काम हुकूमत ने या अदारों ने नहीं करने होते। जब आप खुद भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें तो सब कुछ मिल के सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। इस हवाले से आप चाइना देख लें, कई मुल्कों की मिसाल मौजूद है, यहाँ से ज़्यादा थी, आखिर उन्होंने किस तरह काबू पाया। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी के जो अदा करने की जिम्मेदारी सारों की है। बस सब ने मिलकर करना है। और हसन, हम बात करें लाहौर में तो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के हवाले से भी हम बात कर रहे थे कि मेट्रो बस यहाँ पर चल रही है, ऑरेंज लाइन एक बड़ा रूट कवर करती है, अली टाउन ठोकर न्याज बेग स्कीम, और मतलब एक ठीक ठाक जो है वो जाते हैं। उसी तरीके से मेट्रो बस होती है, फिर इलेक्ट्रिक बसेस बड़ी ज़बरदस्त जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो चलाई हैं। तो वो देखें, हम इस सारी सूरत हाल को देखें तो अच्छा बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मौजूद है। अब हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर हमने माहौल को बेहतर करना है तो ये खामोश जहर का है और जो हमारी सेहत को नुकसान पहुँचा रहा है। देखिए, वो मेरा ख्याल है लाहौर हैज़ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री। इसमें हैंड्स डाउन मेरा नहीं ख्याल लाहौर जैसा सिस्टम, ट्रेन, BRT, बसेस, इन सबको जब यकजा करने के लिए जब्बार साहब ने कहा ना, हमारे एक थोड़ा सा मसला भी है पाकिस्तानियों में, हम पैदल चलना फिरना इतना को खास पसंद नहीं करते। एक बात आदात की तब्दीली की जरूरत है, वो उसमें गवर्नमेंट ये कर सकती है कि थोड़ा सा मुश्किल बनाए ना, थोड़ा आप कॉस्ट इंक्रीज़ कर दें। गाड़ी अगर मेरे घर में 5-5 हमने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो आप हमारी लाहौर की हद तक कॉस्ट इंक्रीज़ करें गाड़ी की, ताकि हमें भी सोच में आए कि भाई हमने गाड़ी चलानी है, नहीं चलानी। टैक्स लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1500-1300 कोई सीसी का ख्याल करें और उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाना शुरू कर दें कि आप लाहौर के अंदर गाड़ी अगर स्मोक टैक्स नहीं। बिल्कुल ठीक है। महकमे माहौलियात ने जो गाड़ियों की कंडीशन थी उस हवाले से बाकायदा एक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने एक स्टिकर इशू किया है। जी, और वो उसके अंदर भी था, वो था कि उसके ऊपर वो आज से कुछ 2 महीने 3 पहले की डेडलाइन थी कि क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा, नहीं किया गया। आज के अखबार की खबर ये है वैसे कि 15 नवंबर से वो जो लोगों ने नहीं लगवाए होंगे उनकी गाड़ियाँ बंद कर दी जाएंगी। तो गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है, बट अगैन हमने खुद भी कुछ करना है। हमारी अगर वो स्टिकर हम नहीं लगवा रहे, मतलब फ्री गवर्नमेंट लगा के दे रही थी वो स्टिकर, हमने वो नहीं लगवाए जिन लोगों ने, तो फिर वो बात है कि एफर्ट की बेहतरी के फायदे सबको होंगे। आज जब हम लाहौर दरख्त लगाने का हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो स्मोक सबसे ज्यादा लाहौर में थी और किसी हद तक उसका सद्भाव हो सका है। मुश्किल बुनियाद पर इकदाम, मुस्तकिल बुनियाद पर इसके लिए इकदाम होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, जब्बार चौधरी साहब, हसन इफ्तिखार साहब। और आज के प्रोग्राम पर यह बात बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने स्मोक पर मुकम्मल काबू पाना है, कंट्रोल करना है, तो ये एकदम नहीं जाएगी।
और हुकूमत भी जो कर सकती है वो उससे ज़्यादा कर रही है, लेकिन अगर इसका मुकम्मल ख़ात्मा चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी सेहत के साथ खेल रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है, जहर है हमारे लिए। आप देखें तो लोग फ्लू या गला ख़राब है, तो ये सब एक इफ़ेक्ट आ रहे हैं इसके ख़ात्मे के लिए हमें सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।